स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल आप सभी का मेरे YouTube चैनल परफेक्ट जोन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 10वीं कक्षा की विज्ञान का पाठ नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो ये पाठ स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और दूसरे कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन सभी में विज्ञान से 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्कूल लेवल के विद्यार्थी हों चाहे वो कॉलेज लेवल के विद्यार्थी हों। तो आइए शुरुआत करें रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम हमारे दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर हजारों अभिक्रियाएं क्रियाएं देखते हैं, तो जिनमें कुछ क्रियाएं भौतिक क्रियाएं हैं और कुछ रासायनिक क्रियाएं हैं। तो 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भौतिक क्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर आपको बताता हूं कि भौतिक क्रियाओं में किसी भी पदार्थ का भौतिक स्वरूप परिवर्तन होता है, उसका रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता। जबकि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है और दोबारा से हम उस पदार्थ को उसी रूप में नहीं ला सकते। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, एक पदार्थ एक दूसरा रूप ले लेता है, उसको दोबारा से उस रूप से हम पहले रूप में ला सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। तो रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए मैं आपको कुछ शर्तें, कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है। जैसे मैं पहले बता के आया हूं कि पदार्थ का जो रासायनिक संगठन है वो पूर्ण रूप से बदल जाता है। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व मिलकर एक नया पदार्थ या एक नया यौगिक बना लेते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक नया पदार्थ बन जाएगा, एक नया यौगिक बन जाएगा। उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए समझेंगे कि यदि जिंक एक धातु है, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में हम मिला दें तो इन दोनों के मेल से क्या होता है, जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन गैस बनती है। जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे क्या है, इन सब को पढ़ने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। वो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना जरूरी है। वो शर्तें क्या हैं, तो इसमें पहली शर्त है अवस्था परिवर्तन, कि रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन होता है, पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। दूसरा जो शर्त है इसकी वो है तापमान परिवर्तन, कि रासायनिक अभिक्रिया जैसे ही होगी तो इसमें तापमान का भी परिवर्तन होगा। तीसरी जो शर्त है वो क्या है, रंग परिवर्तन, कि रासायनिक अभिक्रिया के समय हमने जो 2 पदार्थ लिए थे, 2 तत्व लिए थे, तो उनका रंग रूप अलग होता है। तो जैसे ही वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उनका रूप भी बदल जाता है और उनका रंग भी बदल जाता है। तो ये रंग परिवर्तन है। और जो फोर्थ हमारी जो कंडीशन है, फोर्थ जो हमारी शर्त है वो क्या है, गैस का निकलना। तो गैस उत्सर्जित होगी, गैस का निकास होगा। तो जैसे ही 2 पदार्थ अभिक्रिया करेंगे तो गैस का निकलना निश्चित है। तो 4 शर्तें रासायनिक अभिक्रिया के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं।
तो जैसे आपने देखा होगा हमारे दैनिक जीवन में, जैसे आपने लोहे का तवा देखा होगा, लोहे का तसला देखा होगा, लोहे की कील देखी होगी। यदि हम उसको खुले वातावरण में, आर्द्र वातावरण में, नम वातावरण में, गीले वातावरण में उसको छोड़ दें तो कुछ दिनों में ही उसका रूप बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोहा था उसने वायुमंडल के अंदर जो पानी की मात्रा विद्यमान है, नमी की मात्रा जो विद्यमान है, उसके साथ में अभिक्रिया की और इस तरह से आयरन ऑक्साइड की जो परत है वो उस लोहे के ऊपर चढ़ जाती है और उसका रूप भी बदल जाता है, उसका स्वरूप भी बदल जाता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे गर्मियों में हम दूध को खुला छोड़ दें तो दूध फट जाता है, तो एकदम से उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, उसकी अवस्था बदल जाती है। तो इस तरह के अनेकों एग्जाम्पल हम हमारे आसपास के पर्यावरण से, हमारे आसपास के वातावरण से ले सकते हैं। तो अगला जो हमारा स्टेप है वो है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को यदि हम सूत्र के माध्यम से लिख दें, यदि उस रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रतीक के माध्यम से लिख दें तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के माध्यम से या प्रतीक के माध्यम से लिखते हैं तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण की क्या विशेषता है? तो इसकी पहली विशेषता क्या है कि जैसे ही हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो उसमें काफी लंबा वाक्य बन जाता है। जैसे मैं कहूं कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस पैदा करता है, तो ये बहुत लंबी सेंटेंस होगी। तो इसको मेंटेन रखना काफी मुश्किल है, तो इसको बोलने में भी काफी समय लगता है, लिखते वक्त भी शब्दों में मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए ऐसे लंबे लंबे वाक्यों को छोटा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? रासायनिक समीकरण की जरूरत पड़ती है। तो ये लंबे विवरण को, लंबे व्याख्यान को छोटा कर देता है। तो दूसरी चीज क्या है? इसमें पूरे वाक्य की जगह पे हम केवल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, केवल सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यदि हम जिंक और सल्फ्यूरिक की क्रिया को देखें तो जिंक एक शब्द लिख दिया, बोलने में तो क्या बोला था कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये तो एक सेंटेंस है। यदि इसको हम ऐसे लिखें, जिंक शब्द लिख दिया, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल शब्द लिख दिया और इन दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि क्रिया इनके बीच में होनी है, और उसके बाद जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना, ये दोनों बनने वाली चीजें हैं। तो शब्दों के माध्यम से मैंने पूरे वाक्य को छोटा करके लिख दिया। तो ये क्या है? एक रासायनिक समीकरण है। तो इससे क्या है, हमें लंबे लंबे वाक्य नहीं लिखने पड़ेंगे, हम गलतियों से बच जाएंगे, हमारा समय भी बचेगा। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप है वो क्या है? अभिकारक। अभिकारक तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ, जो भी तत्व भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि मैंने मैग्नीशियम धातु और ऑक्सीजन ये दो चीजें लिखी है इस समीकरण में, तो ये मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ आई हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है अभिकारक को, यानी बाएं तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दो चीजें क्रिया में भाग ले रही हैं और इनको कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड की तरफ।
उसके बाद इनको दोनों के बीच में क्या है, प्लस का निशान लगाया जाता है, अभिकारकों के बीच में प्लस का निशान। उसके बाद तीर का निशान लगाएंगे और तीर का जिस तरफ ये तीर का निशान होगा, ये पेनी नुकीली जो नोक है ये होगी, तो इस साइड पे जो हम लिखते हैं ये प्रोडक्ट लिखते हैं, ये बनने वाली चीज लिखते हैं। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को मैंने शब्दों के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से लिख दिया यहाँ पे। तो इसमें भाग लेने वाले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। अब जो अगला जो मेरा स्टेप है वो क्या है, उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो भी पदार्थ बनता है, जो भी उत्पाद बनता है, जो भी तत्व यौगिक बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। रिजल्ट है ये, तो एक उस क्रिया का रिजल्ट क्या निकला, वो रिजल्ट उत्पाद है। और वो किस साइड आएगा, वो राइट हैंड साइड आएगा। तो इसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। जैसे इस क्रिया में मैंने लिखा था, ये लेफ्ट हैंड की साइड तो अभिकारक है, और ये जो राइट हैंड की तरफ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये उत्पाद है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे अभिकारक हैं, 2 अभिकारक हैं, 3 अभिकारक हैं, उनके बीच में प्लस का निशान आता है, यानी अभिकारकों और अभिकारकों के बीच में प्लस का निशान। उसके बाद यदि हम देखें उत्पादों को, उत्पाद 1 है, 2 है, तो 2 उत्पाद हैं तो उनके बीच में भी प्लस का निशान आएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, तो ये 2 प्रोडक्ट थे, तो दोनों के बीच में यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है। उसके बाद क्या है, उत्पाद और प्रोडक्ट, उत्पाद और अभिकारक, इन दोनों के बीच में क्या है, ये तीर का निशान, एरो का निशान लगता है। एक बार फिर सुनिए कि अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों के बीच में तीर का निशान लगता है। और जो ये नुकीला सिरा है, जो ये हमें क्या दिखाता है कि ये कि अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि क्रिया किस दिशा में जा रही है। नुकीले सिरे से क्रिया की दिशा का पता चलता है। तो इसको थोड़ा सा और मैं बताऊं कि अभिकारक और अभिकारक के बीच में प्लस का निशान, उत्पाद और उत्पाद के बीच में प्लस का निशान, अभिकारक और उत्पाद दोनों के बीच में तीर का निशान। और तीर का निशान जो नुकीला सिरा है वो उत्पादों की तरफ होगा, जो हमें क्रिया की दिशा को बताता है। तो आज हमने इस वीडियो में 4 पॉइंट क्लियर किए हैं, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिकारक और उत्पाद। तो आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।